यूरोपीय नॉर्डिक बाल्टिक देशों में निर्यात 10 तो आयात 9% बढ़ा। स्वीडन भारत का सबसे बड़ा कारोबारी। घट रही है नियमित वेतन पाने वालों की मासिक कमाई। 12,000 से घटकर 10,000 रुपए रह गई है आय। 1 अप्रैल से देश भर में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव। आम आदमी पर होगा सीधा असर। नई बीमा पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगी जारी। जाने ई बीमा की पूरी डिटेल्स। अप्रैल से हर हफ्ते देनी होगी गेहूं भंडार की सूचना। केंद्र सरकार का निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच। मैं हूं आपके साथ अनुष्ठा। अब वक्त है बिजनेस वॉच का। बाल्टिक देशों के समूह के साथ भारत का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। निर्यात में 10% की ऊंचाई है, जबकि आयात में 9% की वृद्धि हुई है। भारतीय उद्योग परिसंघ के मुताबिक 2022-23 में इन देशों से भारत का आयात 540 करोड़ डॉलर पार हो गया है। वहीं स्वीडन इन देशों के समूह में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार बन गया है। स्वीडन के साथ भारत की करीब 200 करोड़ डॉलर की कारोबार किया है, जिसमें से 90 करोड़ डॉलर का निर्यात है और 170 करोड़ डॉलर का आयात शामिल है। इसके बाद फिनलैंड के साथ भारत ने 202 करोड़ डॉलर का कारोबार किया है। नॉर्डिक देशों में शामिल डेनमार्क और नॉर्वे के साथ ही भारत के द्विपक्षीय कारोबार में खासी बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 में डेनमार्क के साथ भारत का द्विपक्षीय कारोबार 168 करोड़ डॉलर और नॉर्वे के साथ 150 करोड़ डॉलर रहा है। वहीं इस दौरान आयरलैंड के साथ 108 करोड़ डॉलर और द्विपक्षीय कारोबार रहा है। बाल्टिक देशों में 40 करोड़ डॉलर के साथ ही कारोबार के साथ लिथुआनिया में सबसे बड़ा कारोबार साझेदार बन गया है। इसमें से भारत ने 35 करोड़ डॉलर का निर्यात और 11 करोड़ डॉलर का आयात किया है। सीआईआई के मुताबिक 2018 और 19 की तुलना में 22 और 23 में नॉर्डिक बाल्टिक देशों में भारत के निर्यात में 10 से 16% की वृद्धि हुई है। ये 285 करोड़ डॉलर से बढ़कर इस अवधि में 360 करोड़ डॉलर हो गया है। वहीं आयात में करीब 9% की वृद्धि हुई है, जो कि 300 करोड़ डॉलर से बढ़कर 544 करोड़ डॉलर पहुंच गया है। यूरोप के नॉर्डिक बाल्टिक देशों में समूह के साथ भारत का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। निर्यात में 10%, जबकि आयात में 9% की वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं स्वीडन इन देशों के समूह में भारत का सबसे बड़ा कारोबारी और साझेदार है। स्वीडन के साथ भारत करीब 270 करोड़ डॉलर का कारोबार कर चुका है और इसमें से 90 करोड़ डॉलर का निर्यात शामिल है और 170 करोड़ डॉलर का आयात। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और मानव विकास संसाधन की नई रिपोर्ट इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नियमित वेतन पाने वालों और स्वरोजगार में लगे लोगों की वास्तविक कमाई में पिछले एक दशक के दौरान गिरावट आई है। सरकारी आंकड़ों पर निर्धारित इन रिपोर्ट्स में वास्तविक कमाई का आकलन महंगाई के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार 7 नियमित कर्मचारियों की औसत मासिक वास्तविक कमाई में लगातार गिरावट आई है। 2012 में नियमित कर्मचारियों की औसत मासिक कमाई 12,000 रुपए थी। अब सालाना 1% की गिरावट के साथ 2019 में घटकर 11,000 रुपए प्रति माह हो गई है। 2022 में ये 7% की गिरावट के साथ 10,900 रुपए मासिक रह गया था। रिपोर्ट के अनुसार आकस्मिक श्रमिकों के मामले में उलट स्थिति सामने आई है, यानी कि पिछले दशक के दौरान उनकी वास्तविक कमाई में वृद्धि दर्ज करी गई थी। 2012 में इसकी औसत मासिक वास्तविक आय 3,000 रुपए थी, जो कि सालाना 2% की वृद्धि के साथ 2019 में बढ़कर 4,000 रुपए और 2022 में 50,000 रुपए तक हो गई थी। नियमित कर्मचारियों और स्वरोजगार से संबंधित लोगों की घटती कमाई के साथ आकस्मिक कर्मचारियों की आय में भी हुई बढ़ोतरी का अर्थ ये है कि 2000 से 2022 के बीच पैदा हुई नौकरियों की गुणवत्ता पैमाने पर खरी नहीं थी। रिपोर्ट कहती है कि भारत में श्रमिकों को उनके कौशल के आधार पर न्यूनतम मेहनताना मिल रहा है। श्रमिकों के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से आकस्मिक श्रमिकों को न्यूनतम वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से कृषि क्षेत्र में 40% नियमित श्रमिकों और 51% आकस्मिक श्रमिकों का उतना परिश्रम नहीं मिल रहा है जितना उन्हें क्षेत्र में किसी अकुशल श्रमिक के प्रतिदिन इलाज के कम से कम किया जाना चाहिए।
1 अप्रैल 2024 से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। नए कारोबारी साल 2024-25 की शुरुआत होने के साथ ही देश में बहुत सारे नियम भी बदल जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि देश में हर महीने की शुरुआत में कई बदलाव होते हैं, इसी तरीके से 1 अप्रैल 2024 से भी कई बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। इससे आपका बजट भी प्रभावित हो सकता है। बता दें कि इन बदलावों में फास्टैग, पैन आधार लिंकिंग, नेशनल पेंशन सिस्टम, जीएसटी, इंश्योरेंस, डेबिट कार्ड और कार की कीमतों से जुड़े नियम शामिल हैं। चलिए एक एक करके इन सभी नियमों के बारे में डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फास्टैग केवाईसी अपडेट की। 1 अप्रैल से फास्टैग से जुड़े नियमों में बदलाव हो रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने फास्टैग यूजर्स के लिए केवाईसी अपडेट करने की डेडलाइन 31 मार्च तय की है। अगर आप इस तारीख तक केवाईसी अपडेट नहीं करते तो अगले महीने से आपका फास्टैग बंद हो सकता है। एनएचआई ने घोषणा करते हुए कहा कि उन वकील और वन फास्टैग पहल के तहत बिना केवाईसी वाले फास्टैग को ब्लैकलिस्ट या फिर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। वहीं सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। पैन को आधार से लिंक करने की डेडलाइन मार्च 2024 है। अगर आप इस डेडलाइन तक पैन को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन नंबर डीएक्टिवेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, 1 अप्रैल के बाद से पैन को आधार से लिंक करने के साथ ही आपको 1000 रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस पॉलिसी ने निवेश करने वालों के लिए 1 अप्रैल 2024 नए नियम लागू कर दिए हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नियमों में बदलाव के तहत समय के आधार पर ग्रेडेड सरेंडर वैल्यू का प्रस्ताव रखा है। नए नियम के तहत यदि पॉलिसी होल्डर 3 साल के भीतर पॉलिसी सरेंडर करता है तो सरेंडर वैल्यू सामान्य या कम होगा। वहीं चौथे और 7वें साल के बीच इंश्योरेंस का सरेंडर करते समय वैल्यू अधिक हो सकती है। अगर आप 1 अप्रैल 2024 के बाद बीमा खरीदने वाले हैं तो अब आपको सिर्फ डिजिटल फॉर्मेट में ही मिलेगा, क्योंकि अब बीमा कंपनी भारतीय विनिमय और विकास प्राधिकरण पॉलिसी धारकों के हितों के संरक्षण के अनुसार पॉलिसी सिर्फ डिजिटल रूप में जारी करेगी। नए नियमों के मुताबिक बीमा कंपनी के लिए डीमैट फॉर्म से पॉलिसी जारी करना अनिवार्य है और अब इसे 4 बीमा रिपोजिटरी के साथ जारी किया जाएगा। सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑफ इंडिया द्वारा सुगम बनाया जाएगा ई बीमा खातों के डिजिटल रूप में पॉलिसी जारी करना और शामिल रखना, ताकि ज्यादातर निजी बीमाकर्ता पहले से ही पॉलिसी धारकों के लिए ई बीमा खाते खोलें। पॉलिसी धारक अन्य पॉलिसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने और रखने का ऑप्शन चुन सकते हैं और अप्रैल से बीमा कंपनियों के लिए सिर्फ डिजिटल पॉलिसी जारी करना अनिवार्य है। IRDAI नियमों में कहा गया है कि चाहे प्रपोजल इलेक्ट्रॉनिक रूप में मिला हो या किसी तरीके से, हर बीमाकर्ता सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में बीमा पॉलिसी जारी करेगा। ये विकल्प अभी भी उपलब्ध हैं। बीमा खरीदने के प्रस्ताव और फॉर्म भरते समय आप भौतिक प्रति भी जोर दे सकते हैं। भौतिक बीमा पॉलिसी को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदल सकते हैं। गेहूं की जमाखोरी और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कारोबारियों को इसके भंडार की जानकारी हर सप्ताह सरकारी पोर्टल पर देने का आदेश दिया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारोबारी, थोक कारोबारी, खुदरा विक्रेता, बड़ी संख्या और खुदरा विक्रेता प्रोसेसर्स को 1 अप्रैल से भंडार की घोषणा करनी होगी। उपभोक्ताओं मामलों में मंत्रालय ने कहा है कि भंडार की जानकारी हर शुक्रवार को सरकारी पोर्टल पर अगले आदेश तक देनी होगी। सभी संबंधित वैधानिक संस्थाएं सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर भंडार की नियमित और उचित रूप से जानकारी प्रदान की जाए। केंद्र ने पिछले साल गेहूं के दाम नियंत्रित करने के लिए इसकी भंडारण सीमा तय करी थी। ये सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है। सभी संबंधित वैधानिक संस्थाएं सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर भंडार की नियमित और उचित रूप से जानकारी प्रदान करी जाए। केंद्र ने पिछले साल गेहूं के दाम नियंत्रित करने के लिए इसकी भंडारण सीमा तय की थी। ये सीमा 31 मार्च को खत्म हो रही है। केंद्र ने गेहूं की जमाखोरी और कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कारोबारियों को इसके भंडार की जानकारी हर सप्ताह सरकारी पोर्टल पर देने का आदेश दिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कारोबारी, थोक कारोबारी, खुदरा विक्रेता, बड़ी श्रृंखला वाले विक्रेता और प्रोसेसर्स को 1 अप्रैल से भंडार की घोषणा करनी होगी। देश में गेहूं का स्टॉक
7 साल के निचले स्तर पर चला गया है। इस साल 1 मार्च को केंद्रीय पुल में गेहूं का स्टॉक 97 लाख दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल 1 मार्च को ये आंकड़ा 116 लाख टन था। देश में 7 साल पहले 1 मार्च 2017 को केंद्रीय पुल में गेहूं का स्टॉक घटकर 90 लाख टन चला गया था। बफर नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल को ये 95 लाख टन हो जाना चाहिए। जानकारों के अनुसार केंद्रीय पुल में गेहूं का स्टॉक कम करने की वजह से 2 वर्ष में गेहूं के उत्पाद में कमी आना है, लेकिन अगले महीने से शुरू हो रहे वर्ष में गेहूं का स्टॉक बढ़ सकता है, क्योंकि इससे गेहूं का उत्पाद बढ़ने का अनुमान है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 300 से 320 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद करने का लक्ष्य रखा है, जो वित्त वर्ष 23-24 में 260 लाख टन खरीद की अधिक है। एक कारोबारी के नाम न छपने की शर्त पर कहा कि सरकार गेहूं की खरीद बढ़ाकर स्टॉक को भरना चाहती है और वो गेहूं की निजी खरीदारों द्वारा की जाने वाली खरीद पर भी निगरानी रख रही है। अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार फिर गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है। एक प्रमुख विश्लेषक ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में गेहूं की खरीद अच्छी हो सकती है, क्योंकि इन राज्यों में सरकारों ने किसान को गेहूं पर बोनस दिया है। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद में समस्या आ सकती है। इसकी वजह निजी खरीदार गेहूं के दाम कम होने के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान की बजाय उत्तर प्रदेश में गेहूं खरीदने के इच्छुक हैं। इसलिए केंद्र सरकार गेहूं की निजी खरीद पर नजर रख रही है। खनिजों की पहली किश्त में बिक्री के लिए रखे गए 20 ब्लॉक में से 13 की नीलामी सरकार ने रद्द कर दी है। खान मंत्रालय के मुताबिक निराशाजनक प्रतिक्रिया की वजह से ये फैसला लिया गया है। खान मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एक बयान में कहा कि 13 मार्च 2024 की अधिसूचना के जरिए 13 खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है, जिसमें से 2 ब्लॉक के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई थी और 11 ब्लॉकों के लिए 3 से कम तकनीक रूप के योग्य बोली दाता थे। प्रस्ताव पर रखे गए 20 ब्लॉकों में से 18 के लिए 50 भौतिक और 56 ऑनलाइन नीलामियां लगी। रद्द किए गए 11 ब्लॉकों में से 7 खदानों की तीसरे दौर के तहत नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया। 6 ब्लॉकों की दूसरी दौर की नीलामी तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई। बयान के अनुसार गुजरात में कुडोल और निकुल क्रोमियम ब्लॉक पर निर्णय लेते समय अधिकारी द्वारा उचित समय पर लिया गया। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी करी और तीसरी किश्त शुरू करी। केंद्र ने अब तक 38 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी शुरू की है। प्रस्ताव पर रखे गए 20 ब्लॉक में से 18 ब्लॉकों के लिए 56 भौतिक और 56 ऑनलाइन नीलामियां लगी हुई हैं। रद्द किए गए 11 ब्लॉकों में से 7 खदानों को तीसरे दौर के तहत नीलामी के लिए अधिसूचित किया गया है। आयकर विभाग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार ताज़ा डिमांड नोटिस आकलन वर्ष 2017-18 के लिए जारी किया गया है और इसमें जुर्माना और ब्याज भी शामिल है। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के कांग्रेस के खिलाफ 4 साल के लिए पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही के लिए आयकर विभाग के आदेश को चुनौती देने वाले कांग्रेस पार्टी की याचिका खारिज कर दी थी। हाल ही में कोर्ट ने 2024 और 17 के बीच के करों को पूर्व मूल्यांकन के खिलाफ कांग्रेस की याचिका को खारिज कर दिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के अलग अलग आकलन वर्षों से संबंधित 4 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। ये याचिकाएं मूल्यांकन वर्ष और इससे पहले 22 मार्च को अदालत ने आकलन वर्षों के आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई पुनः मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस से करीब 105 करोड़ रुपए का बकाया कर वसूलने और आयकर नोटिस पर रोक लगाने का इनकार करने के लिए आयकर अपील न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि अदालत ने कांग्रेस पार्टी को अपनी शिकायतों के साथ नए सिरे से आईटीआई में जाने की स्वतंत्रता दी है। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने हाल ही में आयकर वसूली के खिलाफ आईटीईटी का दरवाजा खटखटाया था और इसके बैंक खातों की वसूली और फ्रीज करने के लिए विभाग की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग थी। कांग्रेस ने अपनी शिकायत में कहा कि आयकर विभाग ने सुनवाई के नतीजे का इंतजार किए बिना बैंकों के पास पड़ी शेष राशि को फ्रीज कर दिया और पार्टी ने अपील की थी कि जब तक
आवेदन का निपटारा नहीं हो जाता तब तक विभाग अपनी कार्यवाही रोक दे। इसी बीच कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लोकसभा चुनाव के पहले पार्टी को आर्थिक रूप से पंगु बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी की एक हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी के बैंक खातों को जबरन पैसा लिया जा रहा है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला अलग अलग मार्गों से किया जा रहा था। ये प्रीपेड रिश्वत रूट, पोस्टपेड रिश्वत रूट और शेल कंपनियों के माध्यम से है। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय मकान ने दाखिल चुनाव आयोग की वेबसाइट पर चुनाव आंकड़ों का विश्लेषण उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा आर से किया। ये टैक्स टेररिज्म है और इसका इस्तेमाल कांग्रेस पर हमला करने के लिए किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि हमें सीताराम केसरी के समय तक के नोटिस मिले हैं। हमें सीताराम केसरी के समय 53 करोड़ रुपए देने के लिए मांग की गई है। आयकर विभाग ने कांग्रेस से कुल 18 करोड़ रुपए का भुगतान करने को कहा है। और कांग्रेस नेता अजय माकन कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि 1800 करोड़ रुपए कितना होता है? 2019 से हमारा पूरा चुनावी खर्च 800 करोड़ रुपए था। एनपीएस की सुरक्षा को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए पेंशन फंड रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बड़ा बदलाव किया है। पीएफआरडीए ने सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी तक पहुंचने के लिए फैक्ट और फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोसेस शुरू किया है। 1 अप्रैल से सभी कस्टमर्स के लिए लागू कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि एनपीएस के तहत आने वाले नए लोगों को पुराने ग्राहकों को फैक्ट और ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से होकर गुजरना होगा। बिना 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के किसी भी एनपीएस लॉग की इन अनुमति नहीं दी जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कहा है कि नए कदम के बाद अब यूजर्स को 1 अप्रैल 2024 से आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। पीएफआरडीए ने कहा है कि किसी भी जोखिम या खतरों को रोकने के लिए इस प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। इसके साथ ही इसका लक्ष्य इससे जुड़ी हुई चिंताओं को दूर करने का भी है। पीएफआरडीए के मुताबिक केंद्र और राज्य सरकार के अधीन आने वाले नोडल ऑफिस पेंशन से संबंधित ऑटोनोमस बॉडी के साथ वर्तमान में एनपीएस लेन देन के लिए पासवर्ड बेस्ड लॉगिंग का इस्तेमाल करते हैं। इस नए अपग्रेड के साथ ऑथेंटिकेशन और लॉगिन सिस्टम को मजबूत बनाना एक बेहतर कदम है। इससे फ्रॉड और साइबर अटैक से सुरक्षा में मदद मिलेगी। पीएफआरडीए सरकारी ऑफिस और ऑटोनोमस बॉडी के जरिए चलने वाले सभी एनपीएस एक्टिविटीज के लिए सुरक्षित वेबसाइट और लॉगिन सिस्टम पेश करना चाहता है। इसके लिए आधार बेस्ड लॉगिन ऑथेंटिकेशन के इंटीग्रेशन की कल्पना की गई है। कोई यूजर लगातार 5 बार गलत पासवर्ड डालता है तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एनपीएस खाता तुरंत ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक होने के बाद एनपीएस खाते को दोबारा रिकवरी के लिए पासवर्ड रीसेट करना होगा। इसके लिए यूजर्स को सीक्रेट सवालों का जवाब भी देना होगा और आई पिन के लिए आवेदन करना होगा। गौरतलब है कि केंद्रीय रिकॉर्डिंग एजेंसी इस सिस्टम में सुचारू बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम में जुटी हुई हैं। सरकारी नोडल ऑफिस के एसओपी के जरिए सिस्टम में बदलाव जरूरी है। अधिकारियों के साथ सहभागिता भी इसमें रहेगी। देश के सिर सज सकता है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईआईएमएफ तक का तमाम वैश्विक एजेंसी इस बात अपनी मुहर लगा चुकी हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम में चौथी तिमाही जीडीपी को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी सही ट्रैक पर दौड़ रही है और देश का सकल घरेलू उत्पाद मार्च तिमाही के दौरान घटकर आगे बढ़ सकता है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीडीपी को लेकर यह अनुमान जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को समाप्त तिमाही में देश को ग्रोथ रेट 8% या उससे ज़्यादा की रफ्तार में बढ़ता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा फरवरी महीने में सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर डालें तो चालू वित्त वर्ष दिसंबर तिमाही जीडीपी में बढ़ी और तीसरी तिमाही में देश की जीडीपी खत्म हो गई। वहीं पर इसमें अपने मार्च बुलेटिन में वित्त मंत्री सीतारमण के अनुमान को दोहराया भी गया था। बिजनेस वॉच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉच।